जो था वो लास्ट वीडियोज़ में यहाँ तक मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग सिक्योरिटी में इंटरपोल से। तो इंटरपोल के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस है, बट मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस जैसी कोई टीम नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता जैसे हमारी इंडियन पुलिस है, उनके पास अपनी टीम मेंबर्स है, अरेस्ट करने में उनकी टीम जाती है। ये क्या करती है? ये करती है, सपोर्ट करती है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज़ को सपोर्ट करती है, उन्हें एविडेंस प्रोवाइड करेगी। और इनका काम क्या है? ये नोटिस जारी करना। ठीक है, नोटिस में कलर कोडेड नोटिस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट, ये कोई पुलिस की टीम अपनी नहीं होती है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, बट ये अपने सल्यूट्स नहीं होते इनके। और ये कलर कोडेड अपना नोटिस जारी करते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट टाइम इन्होंने सिल्वर नोटिस जारी किया है। तो सिल्वर नोटिस के बारे में जान लेते हैं। सिल्वर नोटिस क्या होता है? वैसे रेड नोटिस तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी अनवांटेड पर्सन होता है, किसी देश से भागा हुआ रहता है, तो उसके लिए रेड नोटिस जारी होता है। सिल्वर नोटिस नया है। तो सिल्वर नोटिस में क्या होता है? ये होता है क्रिमिनल का असेट सीज करने के लिए। उनका असेट्स कहाँ कहाँ है, क्या क्या स्विस बैंक में कहाँ कहाँ उन्होंने अपने असेट को छुपा रखा है उसका। और एक रेड नोटिस तो हम लोग जानते ही हैं, टू सीक लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन। इसमें कुछ खास जानने को नहीं है। इंटरपोल के बारे में बस जान लो कि ये वियना कन्वेंशन के टाइम पे इसका जेनेसिस हुआ था, और 1923 में। और इसमें जो इंडिया अभी, हाँ, इंडिया में इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। क्या होता था ना कि इनके साथ कनेक्ट करने में जो राज्य की पुलिस थी, मान के चलो कोई असम राज्य है, असम स्टेट के पुलिस को इंटरपोल से कनेक्ट करना है, तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होता था कि वो किस तरह से कनेक्ट कर पाएँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक भारत पोल करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे स्ट्रीमलाइन कर दिया है हमारे इंडियन पुलिस को इंटरपोल से कनेक्ट करने में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर इसका है लियोन, फ्रांस में। और कुछ खास नहीं है इंटरपोल के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट आते हैं डीपीडीपी एक्ट। ये काफ़ी एंटिसिपेटेड और बहुत दिनों से इसका वेट हो रहा था, क्योंकि हमारे पास ना डिजिटल चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आईटी एक्ट है। ठीक है, आईटी एक्ट अभी 2000 के टाइम पे बना हुआ है, उससे 25 साल हो गए। और टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आ चुकी है। अभी हर दिन कुछ ना कुछ नया 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 आ रहा है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी डिबेट डिस्कशन के बाद डीपीडीपी एक्ट लेकर आई थी। इसमें सबसे पहले तो इसका जेनेसिस तब हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में ये पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है? कि प्राइवेसी मतलब है कि आपका कोई डेटा है, डेटा को एक्सेस करने का अधिकार सिर्फ आपके पास होना चाहिए, अनऑथोराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, बी एन श्री कृष्णा की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की करी गई थी। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। उन रिकमेंडेशन पे बहुत सारे जो लॉज हैं वो बनाए गए, रूल्स बनाए गए, और उसी को कंबाइन करके डीपीडीपी एक्ट के रूप में जाना जाता है, डीपीडीपी एक्ट 2023। इसमें क्या है, मुख्य बातें अगर बात करें तो इसमें है एक डाटा फिड्यूशियरी होता है। डाटा फिड्यूशियरी बस इतना समझे कि जो आपकी डाटा को हैंडल करता है उसको डाटा फिड्यूशियरी कहते हैं। जैसे आप कोई थर्ड पर्सन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे अपना डेटा फीड करते हैं, तो वो डेटा फिड्यूशियरी हो जाएगा। और डेटा प्रिंसिपल कौन हो जाएगा? डेटा प्रिंसिपल जो डेटा को फीड करता है, जो डेटा का ऑनर है। जैसे आप अपने फ़ोटो किसी सोशल मीडिया पे डालते हैं तो आप डेटा प्रिंसिपल हो गए, और जो फोटो को रखता है जैसे फेसबुक, वो डेटा फिड्यूशियरी हो गया। अब इसमें ये किस किस पे लागू होगा वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन डिजिटल फॉर्म, जो भी चीज़ हमारा डिजिटल फॉर्म में है या जिसे डिजिटाइज करा गया है। ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड डिजिटल है तो भी, और अगर आधार कार्ड आपके पास हार्ड कॉपी है उसे आपने डिजिटलाइज करा है तो उस तरह से। अब इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको जानने का है कि जब आप फ्रीविलस कंप्लेन करते हैं ना, तो उसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ पेनाल्टी, जिसके लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, 10,000 पेनाल्टी देना पड़ेगा। इसमें कुछ ऑब्लिगेशन है डेटा फिड्यूशियरी का, जिससे ये पर्सनल डाटा है, जैसे उनका काम अगर हो जाता है डेटा का, तो पहले होता था ना कि आपकी डेटा को हमेशा परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, प्रोफाइलिंग करते थे, तो वो नहीं है। अभी जब उनका काम हो जाए तो वो डेटा को इरेज कर देना है। और जैसे ही कोई यदि डेटा ब्रीच होता है तो उनको एक डेटा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उसे इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, वो डीपीबीआई और डीपीबीआई बना है, इसको इन्फॉर्म करना होगा। और डेटा प्रिंसिपल का कुछ ड्यूटीज़ भी है, वो सब इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही जानना था।
DPDP एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये ईयर्स ऑफ रिफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये बस इतना जान दीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स के लिए घोषित किया है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, ये सब मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर में AI बेस्ड अभी जितने सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ रहे हैं, 6th जनरेशन फाइटर जेट्स आ रहे हैं, उसमें AI का एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। I4C या साइबर क्राइम एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो साइबर क्राइम के लिए यदि बात करें हम लोग, तो साइबर क्राइम में आपके साथ यदि साइबर क्राइम कभी कभी होता है तो आप क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, या तो लोकल पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन करेंगे। तो लोकल पुलिस स्टेशन में भी ना अभी क्या करें, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन में आपका एक साइबर पुलिस स्टेशन बन रहा है, ठीक है। ये साइबर पुलिस स्टेशन किससे कोऑर्डिनेट करती है? ये कोऑर्डिनेट करती है I4C से। I4C का काम क्या है? ये जो भी कंप्लेन इनके पास आता है उन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना होता है। एक I4C है, एक 13 है, दो प्रॉम्प्टली काम करते हैं। 13 क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। मान के चलिए किसी देश के द्वारा हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर अटैक होता है तो 13 यहाँ पे पिक्चर इन हो जाएगा, ठीक है। और है INS। हाँ, इसमें देख लीजिए, ये P25 जो प्रोजेक्ट है ये बहुत दिनों से चल रहा है हमारा। P25 प्रोजेक्ट के अंदर में हमने वेला बनाया, करंज बनाया, वागीर बनाया, वागसीर बनाया। तो हमारे टोटल 6 वारशिप बने थे। तो इसमें वागसीर जो है लास्ट है, ठीक है। वागसीर अब इसे याद करने के लिए सबसे बड़ा, वो सभी में देखेंगे ना तो INS वागसीर सबसे बड़ा है। इसका जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वागसीर ये सबसे बड़ा है, तो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। वेला जैसे है, वेला 4th नंबर का, 4 लेटर है तो वेला 4th नंबर का है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये 75 प्रोजेक्ट 75 के अंडर में बना था। और दूसरा एक 17 है नीलगिरी। नीलगिरी क्या है? ये देखिए, ये एक डिस्ट्रॉयर होता है, एक फ्रीगेट होता है, एक वॉरशिप होता है, शिप होता है। तो फ्रीगेट का जो साइज़ है वो छोटा होता है, ठीक है। तो नीलगिरी जो है वो 17A में बनाया गया था और एक फ्रीगेट है। तो इसे याद करने के लिए क्या है, नीलगिरी क्या है? नीलगिरी ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो जहाँ पे मीट करते हैं ना, वो उसे नीलगिरी कहा जाता है। तो नीलगिरी एक गेट के रूप में काम करता है। तो गेट मतलब फ्रीगेट। तो नीलगिरी क्या है? फ्रीगेट है। और INS सूरत क्या है? डिस्ट्रॉयर है। ये 15A 17A और 25 प्रोजेक्ट का नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भार्गव शास्त्र। हाँ, भार्गव शास्त्र इंपॉर्टेंट है। भार्गव शास्त्र क्या है ना, अभी हम लोग जो अभी हाल फिलहाल में जो हमारा पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वो पाकिस्तान की तरफ से स्वार्म ऑफ ड्रोन देखे गए। वो ड्रोन क्या होते हैं कि बहुत चीप होते हैं, बहुत सस्ते दामों में बनाए जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि यदि वो हमारे स्ट्रेटजिक लोकेशन पे अटैक करता है, वहाँ पे विस्फोट होता है, तो हमारा नुकसान काफ़ी हो सकता है। तो उसे भी रोकना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और रोकने में हम अपनी जो हमारे पास जो बहुत महंगे वीपन्स है, जैसे स्पाइडर, ईगला, ये सब तो बराकेट, ये सब यूज करना तो हमारी बेवकूफ़ी है ना। क्योंकि वो तो 100 150 के नंबर्स में आ रहे हैं। 150 को डिस्ट्रॉय करने के लिए 150 बराकेट मिसाइल को छोड़ना होगा, जो हमें काफ़ी इरोड करेगा हमें इकोनॉमिकली। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये भार्गव शास्त्र क्या है। भार्गव शास्त्र क्या है ना, एक माइक्रो मिसाइल टारगेट करेगा। इसमें क्या है कि जैसे ही स्वार्म ऑफ ड्रोन्स है ना, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये भी मल्टीपल टारगेट को इंगेज करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिजिनसली है। तो इसमें और कुछ है नहीं। अब मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम ही बता देता हूँ। एयर डिफेंस सिस्टम फास्ट देखेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है इंडिया का। तो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम 4 लेयर में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 लेयर की बात करें तो कोई लेयर विजिबल लेयर नहीं होता है, बट एक माना जाता है कि इस तरह से काम करता है। जैसे आपका फ्रंटियर बॉर्डर हो गया यहाँ पे तो हमारे जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, लगे हुए रहते हैं। तो सोल्जर्स के पास क्या होता है? आर्टिलरी गन होता है। 40 mm का आर्टिलरी गन रहेगा, 70 mm का आर्टिलरी गन रहेगा। और यहीं पे भार्गव शास्त्र जिसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो इंगेजमेंट का, तो यहाँ पे भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट में हो गया मैन पेड। क्या होता है कि वो जो कंधे पर लेकर चलते हैं ना, रॉकेट लॉन्चर के टाइप का होता है, इसी को मैन पेड कहते हैं। ये जैसे ही आपको सीन करेंगे कुछ दिखता हुआ तो इस पर टारगेट करके इसको इंगेज करते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो मैन पेड होता है। सेकंड लेयर में क्या है आपका? सेकंड लेयर हमारा फेमस आकाश तीर है। आकाश तीर पता होगा, DRDO के द्वारा बनाया गया, इंडिजिनस है। और ये काफ़ी इफेक्टिवली इस काम किया इस बार। ये तो इसका डिमांड भी काफ़ी अभी मार्केट में आ चुका है।
इसमें क्या है 30 से 35 किलोमीटर इसका रेंज है। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रहा है उसका रेंज 20 किलोमीटर है। और दूसरा है स्पाइडर। स्पाइडर बनाया गया है इसराइल के द्वारा, इसराइल से लिया गया स्पाइडर। थर्ड में है आपका बराकेट। बराकेट भी मतलब को डेवलप्ड किया गया है इंडिया और इसराइल में। इसका रेंज 100 किलोमीटर है। थर्ड लेयर में काम करेगा ये बराकेट। अब फोर्थ लेयर में है हमारा जिसको चक्र कहते हैं। चक्र क्या है कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या है ना कि ये फर्स्ट लेयर में भी काम करेगा, मतलब 100 किलोमीटर पे भी इंगेज कर सकता है, 150 पे भी इंगेज कर सकता है, 400 तक ये इंगेज करता है। मतलब इसमें मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है ये। और एक है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ना कि बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से काम करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। अब देखिए ये चक्र है, ये चक्र तो सबसे बड़ा, और ये भार्गव शास्त्र है, ये माइक्रो और ये मैक्रो, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। और संजय सिस्टम है रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस के लिए बैटल फील्ड में इंस्टेट किया गया है। कुछ खास नहीं था उसमें। और सूर्य किरण जो हमारा रहता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सूर्य किरण। तो सूर्य किरण क्या है कि नेपाल इंडिया के पास जो ऐसा है, यहाँ पे है नेपाल, और यहाँ से सन आता है। तो सबसे पहले नेपाल इंडिया में इस तरह से करते हैं। तो सूर्य और किरण जो सबसे फर्स्ट आता है नेपाल से आता है। तो हमारे पास नेपाल जो है सूर्य किरण जो हमारे एक्सरसाइज है, बायोलिट्रल एक्सरसाइज, वो नेपाल के साथ होता है। अब इन्वायरमेंट में देखते हैं। इन्वायरमेंट में सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड वाटर 87%, ये बहुत ड्रास्टिक है। 87% जो हमारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, जबकि हम डोमेस्टिक के लिए सिर्फ 11% यूज़ करते हैं। और कुछ इनिशिएटिव लिया गया है ग्राउंड वाटर को रिवाइव करने के लिए, वो देख लेते हैं हम। अब इसका कंटेमिनेंट्स जो है वो देखते हैं जो ग्राउंड वाटर को दूषित करता है। फर्स्ट आपका नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, मैग्नीशियम भी होता है। जितने सारे हैवी मेटल्स हैं वो सारे अफेक्ट करते हैं वाटर को। ठीक है। वो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उस पर बात करते हैं। जैसे अटल भूजल योजना काफ़ी सक्सेसफुल योजना माना जाता है। ये कुछ ही स्टेट्स में लाए गए थे, 6 या 8, एक बार देख लीजिएगा इसे। और इसमें क्या था कि कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन था। ठीक है। अब कोई भी चीज़ का जब कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन होता है ना तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ठीक है। और दूसरा है आपका जल शक्ति अभियान मिशन अमृत सरोवर, जो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था। भू नीर पोर्टल लॉन्च किया गया है इस तरह से। अब 150 ईयर्स, अब ऐसा बहुत बार 2025 में आप देखेंगे कि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, ये सब ना 150 ईयर्स, कोई 125 ईयर्स। अब जैसे नीति आयोग ही था 10वें साल मना रहा था, तो इस तरह से मनाएंगे। उनका क्या करना है कि कुछ ज़्यादा नहीं, उनका कब फॉर्मेशन हुआ था वो देख लेंगे। तो जैसे IMD 150 ईयर्स मना रहा है, तो ऑब्वियस है कि आप इसे याद रखेंगे तो इसका फॉर्मेशन डे भी आपको पता चल जाएगा। ये 75 के लगभग में बना होगा। ठीक है। 8075, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। तो ये हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन ट्रेन अभी तक क्या था कि जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन और चाइना में चलता था। इंडिया 5th कंट्री बनेगा कि अपने पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला। ये कहाँ पे ट्रायल रूट कहाँ पे है? ये हरियाणा में है, जींद और सोनीपत के बीच में। और जैसा कि यूनियन बजट में बोला गया था कि 35 हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन हम लोग लॉन्च करेंगे, वो है। इसमें एक था कि 1200 हॉर्स पावर का बनाने का किया गया है, 1200 हॉर्स पावर। आगे बढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हाँ, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जो बोर्ड बनता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है। ये क्वेश्चन आते ही हैं, UPSC ने भी पूछ रखा है। UPSC को तो है ही, उनको तो इससे ज़्यादा ही लगाव रहता है बोर्ड के साथ। तो बोर्ड में सबसे पहले आपको देखना है कि ये निजामाबाद में बना हुआ है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? निजामाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ, ये तो पता है, इससे याद करने की जरूरत है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसमें देखना है कि जो टर्मरिक में इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, कंज्यूम करता है, ट्रेड करता है। इंडिया में 30+ टाइप ऑफ पाए जाते हैं। हल्दी दूध की प्रथा जो है ना, हमारे एंशियन टाइम से ही चलता आ रहा है। ठीक है। 70%, 62% ट्रेड है। और काफ़ी GI टैग मिले हैं, बहुत सारे स्टेट को मिले हैं। जैसे संगली टर्मरिक को महाराष्ट्र को, इरोड मंजल तमिलनाडु को, लकदोंग टर्मरिक मेघालय को। मेघालय वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वहाँ पे तो टर्मरिक एंड जिंजर बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ये तो मैंने बताया है कि UN ने डिक्लेयर किया है, 4 थीम पे डिक्लेरेशन किया है। फर्स्ट आपका कोऑपरेटिव्स, दूसरा ग्लेशियर, तीसरा क्वांटम टेक्नोलॉजी, और फोर्थ है पीस।
इसे याद कर लीजिएगा। याला ग्लेशियर नेपाल में है, इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ फर्स्ट ग्रीन जीडीपी और छत्तीसगढ़ के साथ एक और याद कर लीजिए कि ये एक फर्स्ट स्टेट है जो मैनुअल हैंड रिटेन बजट पेश किया था। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी क्या है? अभी तक जो जीडीपी हम लोग काउंट करते हैं ना, उसमें हम इन्वायरमेंट का कितना डिग्रेडेशन करते हैं उसको शामिल नहीं किया जाता है। उसे शामिल नहीं करने की वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में हमारा इन्वायरमेंट का क्या रोल है। तो उसे निकालने के लिए क्या किया है, एनडीपी से इसने घटाया है जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है। अब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में कितना खर्चा आया उसे भी ऐड कर दिया, तो एनडीपी से घटा के जो इन्वायरमेंट का जो भी कंसर्न है उसे ग्रीन जीडीपी, इसका कंसेप्ट 1980 में आया था। इंडिया भी तो जीडीपी करता है, ग्रीन जीडीपी नहीं करता। तो ये आपका एनडीपी, इसे देख लीजिएगा। कुछ खास नहीं है, एनडीपी से आप माइनस कर दीजिए जो हमारा नेचुरल रिसोर्स हमारा डिग्रेडेशन हुआ और उस डिग्रेडेशन में कितना खर्चा आया वो देखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एम सैंड कुछ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जो खुद से नदी द्वारा सैंड बनता है उसे हम खुद से बनाए तो एम सैंड हो जाता है वो। ग्लोबल एनर्जी अलायंस। नेक्स्ट, हाँ, क्रायोबोन बेबी कोरल्स है। क्या है, कोरल्स को पहले क्या होता था कि खुद से बनता था। कोरल ब्लीचिंग भी देखा हमने, और कोरल ब्लीचिंग बहुत बड़ा वो बन गया था, ग्लोबल कंसर्न बन गया था। तो हाल फिलहाल में क्या किया है, क्रायोबोन बेबी के द्वारा कोरल्स को बनाया गया है। एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। और ये कहाँ पे हुआ है, हमें पता है कि सबसे बड़ा कोरल कहाँ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास हुआ है। रिस्टोरेशन में ये अच्छा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है ओलंगर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये असम में बनाया गया है। क्या गिब्बन गिब्बन है ना, ये एकमात्र है और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, होलोक गिब्बन। ठीक है, असम में, और असम में ही इसे लोकेट किया गया। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हिमाचल प्रदेश में है आपका। इसमें कुछ जानना नहीं है, बस इतना जान लीजिए शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। कवचम केरला वाटर, पता है कि केरला में हमेशा कुछ ना कुछ डिसास्टर आते रहते हैं, तो वहाँ पे कवचम लॉन्च किया गया है। गरुडाक्षी है एफआईआर सिस्टम, ये कर्नाटका में लॉन्च किया गया है करने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को। हाँ, नेक्स्ट है इंडिया कोस्ट लाइन। क्या है ना कि अभी तक हमारे पास 2500, अभी पड़े होंगे 2500 कोस्ट लाइन, बट अभी जो नया प्रिसाइजली हमारे पास जो मेजर हुआ है उसमें 11,098 किलोमीटर हुआ है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज वेस्ट बंगाल में दिखेगा आपको। लेकिन जो हमारा पहले से था, चलता आ रहा था कि सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है, गुजरात का। ये जवान मूवी का एक डायलॉग है, जवान नहीं सॉरी, शाहरुख खान की मूवी थी, उसका एक डायलॉग है कि सबसे बड़ा कोस्ट लाइन गुजरात का ही है। तो गुजरात का ही है अभी भी। और उसके बाद आपका जो पहले आंध्र प्रदेश आता था, अब तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश थर्ड में आ गया। ठीक है, और ये याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ये क्यों इंक्रीज क्यों हुआ, क्या क्या होता था ना कि जब हमारे पास प्रीवियसली मेजर हुआ था तो हमारे पास उतना सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स नहीं थे जो प्रिसाइली मेजर कर पाए। अभी हमारा प्रिसाइली मेजर कर रहा है। अब इस ऐसा होता है ना कि यहाँ पे इस तरह से है, तो ये सारे बॉर्डर लाइन को हमें मेजर करना है। नेक्स्ट है पोलर वोर्टेक्स। क्या होता है पोलर वोर्टेक्स? कुछ नहीं है, पोलर वोर्टेक्स क्या है ना कि एक बैलेंस्ड एयर फ्लो होता है जो नॉर्थ पोल पे फ्लो करती है। ठीक है, अब इसमें इसको बांधने के लिए, इसे चोटी बांधने के लिए रबर का उपयोग करते हैं ना, चोटी बांधने के लिए, वैसा ही है ना कि वोर्टेक्स को बांधे रहता है। क्या बांधे रहता है? जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब जेट स्ट्रीम, इसको रोसबी वेव कहते हैं। ठीक है, अब ये जेट स्ट्रीम कैसे, जैसे ही मिएंडरिंग करना शुरू कर देता है, वीक होता है तो ये मिएंडरिंग करना शुरू कर देता है। अब मिएंडरिंग करने की वजह से जो बांध रखा था, अब यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ फ्लो होने लग रहा है। तो ये जो चिलिंग, विंटर चिलिंग कोल्ड एयर होती है, अब ये जैसे ही इसका एक्सपेंशन साउथ की ओर होता है तो जो रीजन्स इसके अंडर में आते हैं वहाँ पे कोल्ड बढ़ जाता है, और उसके अपोजिट में जो उसके आउटसाइड आएंगे वहाँ पे काफ़ी हीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इस साइड में वाइल्ड फायर, इस साइड में चिलिंग विंटर आ जाती है। तो ये काफ़ी एक बोल सकते हैं इरेटिक फिनोमेना है, मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है हमारे नॉर्थ पोल में। जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप्स, ये सब, ये याद करना है बस, रोसबी वेव्स और ये वोर्टेक्स। नेक्स्ट माउंट ईबू, ये सब तो माउंट सिनागबंग, मेरापी, ये सब आपका इंडोनेशिया में ही मिलेगा। चलिए, सोशल इशूज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल मैंने इन्वायरमेंट ख़त्म कर दिया और नेशनल सिक्योरिटी ख़त्म कर दिया। थैंक यू।